एंड वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। आज हम यूजीसी नेट के इस सिलेबस डिस्कशन सीरीज़ में बात करेंगे यूनिट 8 यानी कि सोशल साइकोलॉजी पर। सोशल साइकोलॉजी के इस यूनिट में जो पहला पॉइंट है हमारा वो है नेचर, अगला पॉइंट है इसमें स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो ये जो पहला पैराग्राफ हम कह सकते हैं इसको, इसमें पहले हमें नेचर के बारे में बात करना है। नेचर क्या होता है हमें ये समझना है, यानी प्रकृति क्या होती है किसी भी सब्जेक्ट की, किसी विषय की। लेकिन यहाँ सोशल साइकोलॉजी को हमें समझना है कि सोशल साइकोलॉजी की प्रकृति क्या होती है और वो कैसे कैरेक्टरिस्टिक से अलग होती है, कैसे वो विशेषताओं से अलग होती है, हमें वो भी समझना है। साथ साथ में सोशल साइकोलॉजी, चूँकि इसमें सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों एक तरह से मिले हुए सब्जेक्ट हैं जिनसे बनने वाला सोशल साइकोलॉजी है, तो ये कितना ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें कितनी सोशियोलॉजिकल प्रोसेस है और किस तरीके से सोशियोलॉजी अपना कंट्रीब्यूशन इसमें देती है और किस तरीके से साइकोलॉजी अपना कंट्रीब्यूट करती है अपने सब्जेक्ट मैटर को, वो हम यहाँ पर समझेंगे। साथ साथ में ये किस में ज़्यादा फिट होने वाला सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी में या साइकोलॉजी में, ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। और इसके साइंटिफिक होने की दशाओं पर, इसकी स्थितियों पर हम बात करेंगे कि कितना ज़्यादा ये साइंटिफिक नेचर का है। अगला जो पॉइंट है वो है स्कोप, यानी कि कहाँ कहाँ इसकी उपयोगिता है, किन किन क्षेत्रों में हम इसकी समझ बना सकते हैं, कैसे इसका इम्पोर्टेंस क्या किन किन जगहों पर है, उन सारी चीज़ों पर हम स्कोप में बात करेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी का। हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी यानी कि इमरजेंस जो सोशल साइकोलॉजी का रहा है वो किस तरीके से हुआ, इसमें सोशियोलॉजिस्ट जो रहे हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा, साइकोलॉजिस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, किन लोगों का रहा, उन्होंने कौन कौन से थ्योरी दी, कौन कौन से पर्सपेक्टिव दिए और किस किन जगहों पर किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए, उन सारी चीज़ों को एक टाइमलाइन के साथ हमें यहाँ समझना होगा। अगला जो पॉइंट है वो है ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स को काफ़ी कुछ हम समझ उसका एक फ्रेमवर्क बना चुके होंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ही, हिस्टोरिकल जब बैकग्राउंड की बात कर रहे होंगे उसी समय। लेकिन उसके साथ साथ में और ज़्यादा डीप और गहराई से समझने के लिए हमें यहाँ पर ट्रेडिशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पर बात करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो पर्सपेक्टिव बताए गए हैं वो है पहली फील्ड थ्योरी। हम जानते हैं कि इसको कर्ट लेविन ने दिया था, तो कर्ट लेविन की फील्ड थ्योरी पर हम बात करेंगे। अगला पॉइंट है कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस एक थ्योरी के रूप में है, तो ये लियोन फेस्टिंगर ने दिया था, तो लियोन फेस्टिंगर के रेफरेंस में हम इस कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी को समझेंगे। उसके साथ साथ में सोशियोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी और बायोलॉजी, ज़्यादा अच्छे से कह लें सोशल साइकोलॉजी और बायोलॉजी का मिलना, वो किस तरीके से अपने प्रोसेस होती हैं और उनका ह्यूमन बिहेवियर में किस तरीके से उनका इफेक्ट पड़ता है और कैसे रिजल्ट आते हैं, हमें यहाँ बायोलॉजी में पढ़ने हैं। उसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो है साइकोडायनामिक अप्रोचेस। साइकोडायनामिक अप्रोचेस यानी कि जो फ्राइडियन अप्रोचेस हैं वो किस तरीके से इस सोशल साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूट करती हैं और सोशल साइकोलॉजी में और क्या ऐसे पॉइंट बताए गए हैं जिनसे साइकोडायनामिक अप्रोच को मदद मिलती है। साइकोडायनामिक अप्रोच से सोशल साइकोलॉजी में किस तरीके से उनका इम्पैक्ट पड़ता है, इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर समझना है। तो ये इनका एक पूरा मिला जुला स्वरूप को सोशल जो साइकोडायनामिक अप्रोचेस हैं उसमें हमें समझना है। अगला जो पॉइंट है वो है सोशल कॉग्निशन का। सोशल कॉग्निशन आप जानते हो कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी या कॉग्निटिव जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो, और साथ साथ में साइकोलॉजी के सोशियोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव किस तरीके से सोशियोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और उससे कौन कौन सी प्रोसेसेस बनती हैं, उन प्रोसेसेस का किस तरीके से इम्प्लीकेशंस होते हैं, तो उसके पीछे की पूरी प्रोसेस को हम सोशल कॉग्निशन के अंतर्गत समझेंगे और पढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है सोशल परसेप्शन का। सोशल परसेप्शन यानी कि ये सोशल कॉग्निशन के ही एक हिस्सा है। इस सोशल परसेप्शन में हम जिन पॉइंट्स को पढ़ेंगे इसमें मेनली 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कम्युनिकेशन और एट्रीब्यूशन। तो कम्युनिकेशन किस तरीके से होती हैं समाज में, एक सोसाइटी के अंदर किस तरीके से कम्युनिकेशंस होती हैं और कम्युनिकेशन का एक दूसरे पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ते हैं, उनसे जो सोशल परसेप्शंस बनते हैं। तो हमें यहाँ पर रेफरेंस में कम्युनिकेशन को सिर्फ एक रेफरेंस के रूप में लेना है, लेकिन मेन पॉइंट जो हमारा है वो सोशल परसेप्शन का ही रहेगा। तो कम्युनिकेशन की वजह से किस तरीके से सोशल परसेप्शंस जनरेट होते हैं, बनते हैं, हमें उस तरीके की बातों को ही समझना पड़ेगा। तो इम्प्रेशंस और उससे रिलेटेड चीज़ों पर हमें यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन भी सोशल परसेप्शन का और बेहतर स्वरूप है, एक बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड यहाँ पे इस
पॉइंट पर हमें बात करना पड़ेगा, इसको समझना है एट्रीब्यूशंस को, इसमें किन किन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और उनके क्या क्या थेरीज रही, उनसे क्या क्या यहाँ पर क्या पॉइंट निकल के सामने आते हैं, इन सारी चीज़ों पर हमें यहाँ समझ बनानी होती है। अगला जो पॉइंट है वो है एटीट्यूड एंड इट्स चेंज विद इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमें एटीट्यूड को समझना है, एटीट्यूड क्या होते हैं। सोशल साइकोलॉजी में एटीट्यूड के चेंज करने के क्या क्या तरीके बताए गए हैं, कैसे एटीट्यूड चेंज होते हैं, कैसे एटीट्यूड बनते हैं, कैसे एटीट्यूड में फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ समझनी पड़ेगी और उसके साथ में इसके चेंजेस किसमें, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में समझने पड़ेंगे कि एक कल्चर में किस तरीके से, अगर वो क्रॉस कल्चरल बात होती है एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाने की, तो वहाँ कैसे चेंज होते हैं, अपने ही कल्चर में धीरे धीरे कैसे बनते हैं एटीट्यूड्स, और वहाँ के नॉर्म्स, वहाँ के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, वहाँ की जो मोरल और एथिकल वैल्यूज होती हैं, उससे किस तरीके से प्रभावित होकर एटीट्यूड्स बदलते हैं। इन सारे कॉन्टेक्स्ट को हमें कल्चर में, इस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। अगला जो पॉइंट है वो है प्रो सोशल बिहेवियर का। प्रो सोशल बिहेवियर यानी कि हेल्पिंग नेचर को हमें समझना है। यहाँ पे प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है, अल्ट्रुइज्म क्या होता है, जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से इसमें डिफरेंसेज होते हैं प्रो सोशल बिहेवियर और अल्ट्रुइज्म में, इन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा और इसके कुछ रिलेटेड इफेक्ट्स भी हमें यहाँ पर पढ़ने होंगे। अगला जो पॉइंट है वो है ग्रुप एंड सोशल इन्फ्लुएंस का। ग्रुप एंड सोशल इन्फ्लुएंस यानी कि एक ग्रुप और उससे रिलेटेड जो ग्रुप में सोशल इन्फ्लुएंस जनरेट होते हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ जो पहला पॉइंट है वो है सोशल फैसिलिटेशन का और दूसरा है सोशल लॉफिंग का। तो सोशल फैसिलिटेशन यानी किस तरीके से ह्यूमंस की परफॉर्मेंस बढ़ सकती है एक ग्रुप में होने की वजह से, तो वो उसका जो सोशल इन्फ्लुएंस बनता है वो हमें यहाँ समझना है। और सोशल लॉफिंग, ये कई बार ऐसा भी असर होता है इसका उल्टा कि वहाँ जो परफॉर्मेंस होती है वो कम हो जाती है। वो किन कारणों से होती है, क्या उसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उन सारे फैक्टर्स पे, उन सारे अलग अलग पॉइंट्स पे हमें समझ यहाँ पर बनानी होगी। तो 2 पॉइंट सोशल फैसिलिटी और सोशल लोफिंग को हम यहां पर ग्रुप एंड सोशल इन्फ्लुएंस में बात करेंगे। अगला पॉइंट है सोशल इन्फ्लुएंस। तो अब ग्रुप की बात नहीं होगी, वहां पे एक ग्रुप में होने की वजह से जो इन्फ्लुएंस पड़ रहा था उसको हमने एड्रेस किया, उसको हम समझ बनाएंगे इस पॉइंट में जिसमें सोशल एंड ग्रुप एंड सोशल इन्फ्लुएंस था। लेकिन इस वाले पॉइंट पे सोशल इन्फ्लुएंस जो सीधे तौर पे सोशल इन्फ्लुएंसेस पढ़ते हैं, हमें उस पॉइंट्स की समझ बनानी है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो कन्फर्मिटी है। कन्फर्मिटी ये एक सामाजिक जो नॉर्म्स होते हैं उनके लिए किस तरीके से व्यक्ति उनके स्थितियों के सामने अपने को सरेंडर करता है और फिर उस स्थितियों के लिए वहाँ पर अपने बिहेवियर को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड करता है। तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कन्फर्मिटी और उसके पॉइंट को डिस्कस करेंगे, समझेंगे और उस पर बात करेंगे। अगला पॉइंट पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या क्या होते हैं, किस तरीके से दोस्तों और आसपास के वातावरण और लोग वहाँ पे रहने वाले लोगों की वजह से किस तरीके से हम अपने बिहेवियर को बदलते हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं और उनका क्या प्रभाव हमारे पर्सनालिटी और हमारे एटीट्यूड, हमारे परसेप्शंस पे पड़ता है, वो हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक इसी तरीके से पर्सुएशन का प्रोसेस होती है। पर्सुएशन क्या होती है, वो किस तरीके से हमारे व्यवहार पर असर डालती है, किस तरीके से वो हमारे एटीट्यूड्स और बाकी जो सोशल कॉग्निशंस हैं हमारे, उनको बदलती हैं। तो इसको हमें यहाँ पर समझना है। अगला पॉइंट है कंप्लेंस। कंप्लेंस किस तरीके से होती हैं, कंप्लेंस के क्या प्रोसेस होती हैं, वो किस तरीके से अपना एक उनका इन्फ्लुएंस होता है, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कंप्लेंस में पढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है ओबीडियंस। ओबीडियंस यानी कि किस तरीके से ओबीडियंस का असर पड़ता है, जो एक आर्डर होते हैं वो आर्डर किस तरीके से एक असर डालते हैं एक व्यक्ति पर, उनकी साइकोलॉजिकल प्रोसेस पर। तो ये सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पर समझेंगे कि किस तरीके से एक इन्फ्लुएंस जनरेट होता है ओबीडियंस के माध्यम से। और उसमें साथ साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़ते जाएंगे इन सब में, जो इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग लोगों ने किए हैं। अगला जो है वो सोशल पावर है। सोशल पावर में हम एक सोसाइटी में जो पावर जनरेट होता है और किस तरीके से इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है सोसाइटी पर, तो उस पर किए गए काम अलग अलग लोगों के और उनके जो बताए गए अप्रोचेज हैं, उनके थेरीज हैं, वो इसको हम यहाँ पर समझेंगे। अगला रिएक्टेंस पॉइंट है। रिएक्टेंस में किस तरीके से रिएक्टेंस जनरेट होता है, जब स्थितियाँ किस तरीके से बनती हैं समाज में, और उससे उन सारी स्थितियों को हम यहाँ पर रिएक्टेंस में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड थेरीज और साथ साथ में एक्सपेरिमेंट्स को हम यहाँ समझेंगे।
अगला पॉइंट है वो है एग्रेशन का। एग्रेशन क्या होता है, एग्रेशन किस तरीके से एंगर से अलग होता है, कौन कौन सी दशाएं सिचुएशंस होती हैं जो एग्रेशन पैदा करती हैं, इसमें कौन कौन सी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस कंट्रीब्यूट करती हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर और इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स और लोगों के जो थेरेटिकल पर्सपेक्टिव हैं वो हम यहाँ पर एग्रेशन में समझेंगे। अगला पॉइंट है ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप के डायनामिक्स क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, एक व्यक्ति ग्रुप में किस तरीके से अपने आप को वहाँ पर उसको मेंबर समझता है और उस पर काम करता है, इन सारी चीज़ों को ग्रुप डायनामिक्स में हम समझेंगे। अगला पॉइंट है लीडरशिप स्टाइल का। लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप की थ्योरीज क्या होती हैं, लीडरशिप किस तरीके से अपना उसका कंट्रीब्यूशन सामने आता है, वो अपने लीडरशिप यहाँ पर किस तरीके से उसका होना सामने होता है। तो इन सारी चीज़ों पर हम उसके थेरेटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, साथ साथ में उसके अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं उन कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे हम। अगला जो पॉइंट है उसके इफेक्टिवनेस की, लीडरशिप स्टाइल किस तरीके से होती है और उसकी इफेक्टिवनेस कितनी ज़्यादा है, कौन सी लीडरशिप स्टाइल कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, किस सिचुएशन में इफेक्टिव होती है, इन चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। अगला पॉइंट है वो है थेरीज ऑफ इंटर ग्रुप रिलेशंस, यानी कि जो ग्रुप्स होते हैं उन एक ग्रुप के और दूसरे ग्रुप के भीतर किस तरीके के रिलेशंस होते हैं, तो वो हमें एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में रिलेशंस को समझने के लिए जो थेरीज, जो पर्सपेक्टिव बताए गए हैं वो हम इस पॉइंट में समझेंगे। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो है मिनिमल ग्रुप एक्सपेरिमेंट का। मिनिमल ग्रुप एक्सपेरिमेंट को मिनिमल ग्रुप पैराडाइम भी कहा जाता है। तो इसको यहाँ पर हमें समझेंगे। इसको बताने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था हेनरी ताजफेल। तो ये हेनरी ताजफेल को हम यहाँ समझेंगे, उनके बताए गए कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ जो मिनिमल ग्रुप एक्सपेरिमेंट हुआ या पैराडाइम हुआ और उस पैराडाइम से क्या बातें निकल के सामने आई, उन चीज़ों को हम यहाँ समझ अपनी बनाएंगे। जो अगला पॉइंट है इसमें वो है यहाँ सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो फिर इसमें हेनरी ताजफेल का अपना कंट्रीब्यूशन रहा है और साथ साथ में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विलियम ग्राहम समनर। तो इनका जो समनर के कॉन्सेप्ट हैं, हम समनर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आइडेंटिटी थ्योरी में समझेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी। रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी जो है वो रॉबर्ट के मर्टन की है। रॉबर्ट के मर्टन ने किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट्स बताए हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी कहा जाता है क्योंकि ये ग्रुप की ही बात हो रही है। तो इसको जिस व्यक्ति ने बात किया है इस पे वो है डोनाल्ड कॉम्पेबल। तो डोनाल्ड कॉम्पेबल ने इस पे किस तरीके की बातें की हैं, क्या समझ उन्होंने इसके लिए बनाई है और बताई है, वो हमें यहाँ पर समझना है। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है यहाँ बैलेंस थ्योरीज की। बैलेंस थ्योरीज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ कई सारी थ्योरीज की बात की जाती है। बैलेंस थ्योरी को हम बहुत सामान्य तरीके से कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ एटीट्यूड चेंज। ऊंचे हमने एटीट्यूड चेंज की बात की थी, तो एटीट्यूड चेंज करने की थ्योरी में भी ये बैलेंस थ्योरी अपना इनका एक्सप्लेनेशन होता है। तो इसमें कई लोगों की चूँकि थ्योरीज है तो थ्योरीज में कई लोगों की बात की गई है। हम जानते हैं कि इसमें सबसे जो बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन रहा वो रहा है यहाँ पर हाइडर का। तो हाइडर के कॉन्टेक्स्ट को हम उनके कंट्रीब्यूशंस को पढ़ेंगे, उनके उस कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे कि किस तरीके से उन्होंने बैलेंस थ्योरी पर बात किया है। उसके साथ साथ में न्यूकॉम्ब की सिमेट्री थ्योरी पर हम बात करेंगे। न्यूकॉम्ब ने अपनी सिमेट्री थ्योरी के जरिए किस तरीके से हाइडर की थ्योरी में कुछ सुधार किए हैं या उनकी थ्योरी को और ज़्यादा स्वरूप दिया है, एक बेहतर स्वरूप के रूप में सामने लाया है। उसके अलावा आसवुड की कॉन्ग्रुएंसी थ्योरी पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ में हम फेस्टिंगर की थ्योरी को भी समझेंगे क्योंकि एटीट्यूड चेंज की थ्योरी जो उनकी है वहाँ पर कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी वो भी हम यहाँ पर समझ बनाएंगे। तो इसको इस रेफरेंस में भी हम यहाँ समझेंगे। अगला जो पॉइंट है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं इक्विटी थ्योरी है। इक्विटी थ्योरी के हम समझ बनाते हैं कि इक्विटी थ्योरी किसने दी। इक्विटी थ्योरी हम जानते हैं कि एडम ने दी थी। तो एडम की इस थ्योरी पर हम समझ बनाएंगे और ये क्या होती है, ये किस तरीके से जो ग्रुप होते हैं उन ग्रुप के कॉन्फ्लिक्ट्स को और ग्रुप के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसको एक्सप्लेन कैसे करती हैं, हम यहाँ पर उसकी समझ बनाएंगे।
अगला जो पॉइंट है वो है सोशल एक्सचेंज थ्योरी। सोशल एक्सचेंज थ्योरी सोसाइटी में जो एक्सचेंजेस होते हैं या ग्रुप्स के बीच एक्सचेंजेस होते हैं, हमें उस पर समझ बनानी है। तो इसको जिन लोगों ने इस पे कंट्रीब्यूशन दिया, इसमें बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया इस थ्योरी को। जो इसमें मेन नाम आते हैं वो इसमें नाम है, एक तो इसमें केली का नाम आता है और दूसरा थाईबॉट का नाम आता है। तो ये दो नाम बड़े नाम हैं। इसके अलावा इसमें कुछ लोगों के नाम है जिसमें होमन्स आते हैं और ब्लाउ आते हैं। तो इन लोगों के कॉन्सेप्ट्स को, इन लोगों के दिए गए कंट्रीब्यूशंस को हम इस सोशल एक्सचेंज थ्योरी में पढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी का, यानी सोशल साइकोलॉजी किस तरीके से, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, वो किस तरीके से जो अलग अलग जो चेंजेस हैं समाज में, एक पॉजिटिव चेंजेस कैसे लाती है और किस तरीके से इनका अपना कंट्रीब्यूशन अलग अलग क्षेत्रों में रहा है, तो वो हम समझेंगे। तो हेल्थ में किस तरीके से रहा है, हालांकि जब स्कोप में हम बात कर रहे थे तो स्कोप में ही भी इन सारे पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको और ज़्यादा उनके एप्लीकेशंस को और जो एप्लीकेशन का एक पर्सपेक्टिव है हम उस पर यहाँ पर बात करेंगे। तो हेल्थ में किस तरीके से इसके कंट्रीब्यूशंस होते हैं, एनवायरनमेंट एंड लॉ में इसके किस तरीके से कंट्रीब्यूशंस होते हैं, उसके साथ साथ में पर्सनल स्पेस क्या होते हैं। एक व्यक्ति जब समाज में होता है तो उसके जो रिलेशनशिप के एक जो बेसिस होते हैं, एक व्यक्ति अगर इंटीमेट जो रिलेशनशिप्स होती हैं उसमें किस तरीके से पर्सनल स्पेस होते हैं। धीरे धीरे जब वो बढ़ते चले जाते हैं, लोगों से दूरियां अगर उनके जो रिलेशनशिप की हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, तो किस तरीके से उनके बीच में जो दूरी है और उससे जो निकलने वाले इन्फ्लुएंसेस हैं, उनसे निकलने वाले जो प्रोसेस हैं वो किस तरीके से होती हैं। तो यहाँ पर हम पर्सनल स्पेस में पढ़ेंगे और साथ साथ में हम जो पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स पर भी यहाँ पर बात हमें समझनी होती है। अगला पॉइंट यहाँ पर है वो क्राउडिंग की है। वो क्राउडिंग किस तरीके से होती है, एक पर्टिकुलर स्पेस में किस तरीके से क्राउडिंग, बहुत सारे लोगों के जमा होने से ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। क्राउडिंग को कई बार बहुत ज़्यादा भीड़ होने पर क्राउडिंग नहीं होती या क्राउडिंग नहीं मानी जाती। इसके अलावा बहुत कम भीड़ होने पर तो वो क्या दशाएँ होती हैं, क्या कारण होते हैं, हम क्राउडिंग के कॉन्सेप्ट में समझेंगे। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है टेरिटोरियलिटी, तो टेरिटोरियलिटी पर हम बात करेंगे, यानी क्षेत्रीयतावाद अगर सामान्य तरीके से कहें तो वो क्षेत्रीयता क्या होती है और एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से किस तरीके से उनके बीच जो डिफरेंसेज होते हैं और उन डिफरेंसेज की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम बनती है, वो प्रॉब्लम क्या होती हैं, कैसे बनती हैं और उसके पीछे कौन कौन से प्रोसेस काम करती हैं, वो हम इस पॉइंट पर समझेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो 8 पॉइंट था सोशल साइकोलॉजी का वो ख़त्म होता है। अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे 9th यूनिट की, हम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशंस पर बात करेंगे। थैंक यू।